सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 14 अक्टूबर। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम सभी 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, 13 और 14 अक्टूबर के। क्योंकि साथियों संडे को क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। और एक बात और साथियों, आज की जो आपकी क्लास है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास सबको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको पहले 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी 2024 के लिए जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये भी किस संगठन को प्रदान किया है, तो निहोन हिंडाक्यू संगठन को। और इसका संबंध किस देश से है, तो ये साथियों जापानी है संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंडाक्यू। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि इनका जो आयोजन है ये 2025 में किस राज्य में किया जाएगा, तो उत्तराखंड के अंदर। जबकि साथियों इससे पहले वाले 37वें कहां पर किए गए थे, तो गोवा के अंदर। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है मैंने आपको इंडेक्स से संबंधित पढ़ाया था कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत की जो स्थिति है ये क्या रही है। तो इस बार भारत जो है ये अपने 105वें स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के भी जो नए मुख्यमंत्री हैं ये कौन बने हैं, तो उमर अब्दुल्ला। अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है ये 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक किस देश की यात्रा पर है, तो ये साथ 3 देशों की यात्रा पर है। और तीनों के तीनों जो देश है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। एक तो है अल्जीरिया देश, दूसरा है मॉरिटानिया देश और तीसरा है मलावी देश। जो कैमूर है इसको भी किस राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है, तो ये दी गई साथियों बिहार के अंदर। भारतीय जो महिला टीम है इसने भी एशियाई जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसमें कौन सा मेडल जीता था, तो ये जीता साथियों कांस्य पदक। टाटा ट्रस्ट के मैंने आपको नए चेयरमैन बताए थे जो कि कौन बने थे, तो नोएल टाटा जी। दूसरा सेना कमांडर जो सम्मेलन है इसका भी पहला जो चरण है ये कहां पर आयोजित हुआ है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक के अंदर। हरिकेन मिल्टन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी किस राज्य से टकरा है, तो अमेरिका से। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहम्मद सिराज ने अभी किस राज्य में डीजीपी का पदभार संभाला है, तो ये संभाला था तेलंगाना के अंदर। अब आज के साथ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के साथ का जो पहला क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि भी जो सेंट बी सेंट है और ग्रेनेडाइंस यहाँ के भी उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नाम है इनका साथी सुभाष प्रसाद गुप्ता। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथी ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता, ये भी वर्तमान में जो सूरीनाम देश है यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। और इन्हें भी सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के लिए क्या है कि भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। सुभाष प्रसाद गुप्ता की बात करें तो ये 2006 बैच के आईएफएस अधिकारी है। अब बात करते साथ हम लोग सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के बारे में। तो पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये स्थित कहाँ पर है। तो देखिए साथियों आपको जो सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस है ये आपको ऊपर देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और नीचे आपको देखने को मिलेगा ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और इधर आपको देखने को मिल सकता है कैरिबियन सी। और अगर आप लोग जूम करके देखोगे तो आपको छोटा सा द्वीप देश दिखाई देगा एक, ये आपके साथ एक छोटा सा द्वीप देश दिखाई दे रहा होगा। ये सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, और यहाँ के भी जो उच्चायुक्त है ये कौन बन गए, तो सुभाष प्रसाद गुप्ता। अब एक बार साथ हम लोग बाकी के उच्चायुक्त को और देख लेते हैं। लेकिन साथ ही उससे पहले सेंट विंसेंट और जो ग्रेनेडाइंस है यहाँ की राजधानी जरूर याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी क्या है, तो किंग्स टाउन। मुद्रा का चलती यहाँ पर तो पूर्वी कैरिबियन डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो राल्फ गोंसाल्विस, ये वर्तमान में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री हैं। अब एक बार हम लोग बाकी के उच्चायुक्त को और रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो साथियों मैंने आपको कई बार सितंबर महीने के अंदर सारे के सारे राजदूत रिवाइज करा दिए, लेकिन आप लोग एक बार फिर से कर लीजिए।
तो जैसे कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो नीदरलैंड देश है यहाँ पर भारत के राजदूत कौन बने हैं, तो कुमार तुहिन। आइसलैंड में मैंने आपको भारत के राजदूत बताए थे, ये भी रिसेंटली कौन बने हैं, तो आर रविंद्र। क्रोएशिया देश के अंदर भारत के राजदूत कौन बने थे, तो अरुण गोयल साहब। जो स्वाति विजय कुलकर्णी है, ये भी अल्जीरिया के अंदर भारत के राजदूत बनी थी। मुक्तेश प्रदेश की बात करें तो ये बने थे तुर्की के अंदर। जर्मनी में भाभी भारत के राजदूत कौन बने, तो अजीत कुमार गुप्ते। और फ्रांस में मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है जो कि राजदूत कौन बने, तो संजीव कुमार सिंगला। अब आज के साथ ही दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हर साल साथ जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसकी जो घोषणा है ये संयुक्त राष्ट्र है वर्ष 2011 में की थी। लेकिन पहली बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये कब मनाया था, तो 11 अक्टूबर सन 2012 को। और इस दिन क्या है कि उन समस्याओं को रोशनी में लाया जाता है जो कम उम्र की बच्चियों को एक अच्छा जीवन पाने में बाधक बनाती है। और 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है, तो भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। अभी सभी दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैंने अभी तक आपको अक्टूबर महीने के अंदर जितनी भी दिवस पढ़ाए वो मैं आपको एक बार सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों मैंने आपको 1 अक्टूबर से इस बार 3 दिवस पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे। दूसरा मैंने आपको पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो कॉफी दिवस है ये भी मनाया था 1 अक्टूबर को। और वर्ल्ड जो वेजिटेरियन डे है ये भी मनाया था हर साल 1 अक्टूबर को। इसके बाद मैंने आपको 2 अक्टूबर से इस बार 2 दिवस पढ़ाए। एक तो मैंने आपको पढ़ा था जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये कब मनाया था, तो 2 अक्टूबर को। और स्वच्छ भारत दिवस ये भी मनाया था हर साल 2 अक्टूबर को। इसके बाद 4 अक्टूबर को मैंने आपको पढ़ाया था कि जो विश्व पशु दिवस है ये कब मनाया था, तो हर साल 4 अक्टूबर को यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर से इस बार मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था आपको वर्ल्ड टीचर डे और दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है ये कब मनाया था, तो 5 अक्टूबर को। इसी के साथ साथ रिलेट करके याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर को तो मनाया था वर्ल्ड टीचर डे, लेकिन यदि आप लोगों से राष्ट्रीय टीचर दिवस के बारे में पूछे तो ये 5 सितंबर को मनाया था। 7 अक्टूबर को इस बार मैंने आपको पढ़ाया था कि जो विश्व कपास दिवस है ये मनाया था 7 अक्टूबर को। इसके बाद मैंने सीधा आपको 8 अक्टूबर को पढ़ाया था कि जो भारतीय वायुसेना दिवस है ये कब मनाया था, तो 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को मैंने आपको पढ़ाया था विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे। और 10 अक्टूबर को पढ़ाया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। एक और याद रखिएगा तो जो नेशनल पोस्ट डे है ये भी हर साल 10 अक्टूबर को ही मनाया था। अच्छा साथियों एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ये तो के साथियों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बाद आप लोग ये बताइएगा कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये कब मनाया जाता है। अब आज के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 14वीं जो महारत्न कंपनी है इसका जो दर्जा है ये भी किसे दिया गया है। तो देखिए साथियों इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि बाद में 13 महारत्न कंपनी थी, वो मैं आपको आज सारी की सारी रिवाइज भी करा दूंगा। और अभी क्या है कि 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है और ये किसे मिला है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने भी हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक लिमिटेड है इसे 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। बात करते पहले हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। तो इसके साथ ही स्थापना जो है ये 22 दिसंबर 1940 को हुई थी। यदि आप लोगों से मुख्यालय पूछे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डी.के. सुनील। अब एक बार साथ तुम लोग बाकी की 13 महारत्न कंपनियों को और रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे पहले साथियों मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया कि अभी रिसेंटली जो 13वीं महारत्न कंपनी है ये कौन से बनी थी, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ही बनी थी, जिसके वर्तमान में निदेशक कौन है, तो रणजीत रथ। उससे पहले मैंने आपको 12वीं महारत्न कंपनी पढ़ाई थी जो कि आरईसी लिमिटेड बनी थी यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ये 12वीं भारत की महारत्न कंपनी बनी थी और इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, तो विवेक कुमार देवांगन। 11वीं मैंने आपको महारत्न कंपनी पढ़ाई थी जो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी थी और इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, तो परविंदर चोपड़ा। बाकी की और बात करें तो एक तो साथ इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, इसके निदेशक कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश। तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी कि जो ओएनजीसी है
इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। ये भी भारत की मैराथन कंपनी है। ये सारे के सारे चाहते जो लिखी हैं एक बार खाली आप लोग रीड कर लीजिएगा पीडीएफ से। हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर दें वरना क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये सारी की सारी मैराथन कंपनी है। अब आज के चौथे क्वेश्चन के ऊपर दें। आज का साथी आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो अंतर संसदीय संघ है इसकी जो 149वीं सभा है इसमें संसदीय जो प्रतिनिधिमंडल है इसका नेतृत्व कौन करने जा रहा है? तो ये करेंगे साथी भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला ये अंतर जो संसदीय संघ है इसकी 149वीं सभा में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। और इसका साथ ही जो आयोजन है ये कब से लेकर कब तक किया जा रहा है? तो 13 से लेकर 17 अक्टूबर तक। और कहां पर किया जा रहा है? तो जिनेवा के अंदर। और जो हमारे ओम बिरला साहब है ये किस विषय को संबोधित करेंगे? तो अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करें। अब आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों को जो पांचवा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और अभी मैं आपको पांचवें क्वेश्चन से लेकर 8वें क्वेश्चन तक जितने भी प्रश्न पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे साथियों आपके एग्जाम से संबंधित है। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2024 इसमें भी पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला युगल टेबल टेनिस जोड़ी है यह भी कौन सी बनी है? तो इस जोड़ी का नाम है अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथ ही भारत की जो महिला युगल जोड़ी है अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी इन्होंने भी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। और इन्होंने साथियों हार किससे गई है? तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा है जापान की मीवा हरीमोटो और मियू कियारा से। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने। तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। और यदि आप लोगों से पूछे ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित कहां पर की जा रही है? तो ये किया जा सकता है कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर। अब आज का छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है कि अभी निम्नलिखित में किसने जो संगाई मास्टर है इसका खिताब जीता है? तो ये जीत ले साथियों इटली के फेमस खिलाड़ी नाम जिनका यानिक सिनर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों 13 अक्टूबर को क्या है कि विश्व के नंबर 1 जो खिलाड़ी है इटली के यानिक सिनर इन्होंने भी संगाई मास्टर में वर्ष का अपना 7वां खिताब जीता है। और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने फाइनल में जो सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच इन्हीं को हराया है। और इसी के साथ जो यानिक सिनर है ये 2016 के बाद एक कैलेंडर वर्ष में 6 से अधिक खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए। अब आज मैं आपको साथियों एक साल के अंदर जो 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं वो आपको सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा। तो सभी को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको एक एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए साथियों सबसे पहले ये आयोजित किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए एक साल में क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर किया जाता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद किया जाता है विंबलडन ओपन और सबसे आखिरी में यूएस ओपन किया जाता है। और ये और पूछता है साथियों कि ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन और जो यूएस ओपन है ये दोनों तो खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। इसके बाद जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर। जबकि जो विंबलडन ओपन है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर। तो पहले हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो याद रखेंगे साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष सिंगल का खिताब है इस बार किसने जीता है? तो ये इटली के यानिक सिनर ने जीता है। और इसी में साथियों आपको महिला युगल का खिताब और याद रखना है क्योंकि इसमें महिला युगल का खिताब है ये भारत के खिलाड़ी ने जीता है। नाम है जिनका रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने। अब दूसरे टाइटल की बात करें यानी कि फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन में साथियों आपको एक ही याद रखना है कि फ्रेंच ओपन का जो सिंगल का खिताब है ये किसने जीता है? तो ये सीधा सीधा स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने।
अब तीसरा जो टाइटल है ये विंबलडन ओपन है। विंबलडन ओपन का जो खिताब है, जो कि पुलिस साइकिल का खिताब है, ये स्पेन के कार्लोस अलगराज ने जीता है। और सबसे आखिरी वाला जो यूएस ओपन है, यूएस ओपन का खिताब जीता है इटली के यानिक सीनर ने। अब एक बार साथियों लोग आज के ज्ञान के अंदर देख ले, एक बार आपको इटालियन ओपन 2024 के बारे में भी रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि जो इटालियन ओपन 2024 है, इसमें महिला सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये जीते साथियों ईगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। इटालियन ओपन 2024 में यदि आप लोगों से पुरुष सिंगल का खिताब पूछे कि किसने जीता है, तो आप लोग बताइएगा अलेक्जेंडर जेवरे ने। और अभी मैंने आपको साथियों सितंबर महीने के अंदर ही पढ़ाया, यदि आप लोगों को याद हो, तो महिला में अभी जो चीनी ओपन का खिताब है ये किसने जीता था, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि जो यूएसए की कोको गोफ है, इन्होंने भी महिलाओं में चीनी ओपन का खिताब जीता था। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किसने अभी तीसरी बार जो वुहान ओपन है इसका खिताब जीता है, तो ये जीते साथियों फेमस बेलारूस के खिलाड़ी, नाम जिनका आर्याना सवालेंका। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो जो बेलारूस के आर्याना सवालेंका है, इन्होंने भी महिला एकल तीसरी बार वुहान ओपन का खिताब जीता है। और इन्होंने फाइनल में हराया किसको है, तो चीनी खिलाड़ी झैंग किनवेन को। और इस जीत के साथ ही ये तीसरी बार वुहान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है। अब साथियों इससे पहले मैंने आपको ग्रैंड स्लैम में सारे के सारे पुरुष विजेताओं के नाम को रिवाइज करा दिया है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग महिला विजेताओं के नाम को रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि साथियों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसमें यदि आप लोगों से पूछे कि महिला ओपन का खिताब किसने जीता है, तो बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने जीता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में भी साथियों आपको खाली सिंगल ही याद रखना है कि फ्रेंच ओपन में महिला का खिताब किसने जीता है, तो ये पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने जीता है। विंबलडन ओपन में भी आपको महिला एकल का ही खिताब याद रखना है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये साथियों बारबोरा क्रिजकोवा ने। और सबसे आखिरी में जो यूएस ओपन आयोजित किया था, यूएस ओपन का जो खिताब किसने जीता है, तो ये भी साथियों बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने जीता है। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर और देखिए, अब मैं एक बार साथियों आपको मियामी ओपन के बारे में भी रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि मियामी ओपन 2024 का महिला एकल का जो खिताब है यह भी किसने जीता था, तो ये जीता साथियों डेनियल कॉलिंस ने। मियामी ओपन 2024 में यदि आप लोगों से पुरुष एकल का खिताब पूछे कि किसने जीता है, तो आप लोग बताइएगा इटली के यानिक सीनर ने। और मियामी ओपन 2024 में यदि पुरुष युगल का खिताब पूछे, क्योंकि साथियों ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भारत के खिलाड़ी ने जीता है, नाम इनका रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। अब आज के साथियों 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो आपका 8वां क्वेश्चन है ये आप लोगों से पूछ रहा है कि भी भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है तिलहन, इसने कितने वर्ष के लिए यह भी शुरू किया गया है, तो इसके साथ ही शुरू किया है 7 वर्षों के लिए। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल भारत सरकार ने कहा है कि भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है तिलहन, इसको मंजूरी दे दी है। और इस योजना की अवधि क्या है, 2024-25 से लेकर 2030-31 तक, यानी कि 7 वर्ष तक। और योजना के साथ जो कुल परिव्यय ये कितना है, तो 10,103 करोड़ रुपए। मिशन का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। और भारत जो है ये दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश भी है। भारत अपनी लगभग साथियों 60 से लेकर 65% आवश्यकताओं को गए कि आयात के माध्यम से ही पूरा करता है। और भारत अपना अधिकांश पाम तेल किन देशों से आयात करता है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया। और भारत जो सोया तेल है या फिर सूरजमुखी तेल, इसके लिए किन देशों पर निर्भर है, तो अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस या फिर यूक्रेन पे। अब आज के साथ आपको जो 9वां क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी है ये कौन बन गई है, नाम है साथियों उनका अनीता राय। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों भी 4 अक्टूबर को क्या है कि कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बैच प्रेस इवेंट में जो अनीता राय है, इन्होंने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है।
और अनिता रॉय जो है ये ऐसा करने वाली देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी बन गई है। अनिता राय की बात करें तो साथियों पुडुचेरी की है और इन्होंने 40 साल की उम्र में 70 किलोग्राम वजन उठाकर ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित कहाँ पर की जा रही है, तो साउथ अफ्रीका के सन सिटी के अंदर। अभी साथियों पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जैसे कि साथी मैंने आपको आरती सरीन का नाम पढ़ाया था, ये भी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। साधना सक्सेना नायर का नाम मैंने आपको पढ़ा था, यह भी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। पावनी सबकाल का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी देश में सबसे कम उम्र की फीमेल आयरनमैन बनी थी। जीआरआई की बात करें तो ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी थी। केंजा डेली की बात करें तो दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल बनी थी। और जो डायना पुंडुले है, ये भी राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये आज का साथियों का आखिरी क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछ रहा है तो ये साथियों वन लाइनर क्वेश्चन, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी केंद्र सरकार ने किस संगठन को जो आतंकवादी संगठन है ये घोषित किया है। तो ये कैसा तो हिजब उत तहरीर को करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल सरकार ने कहा है कि अभी गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत जो हिजब उत तहरीर है इसको आतंकी संगठन घोषित किया है। और बात करें हिजब उत तहरीर की, तो इसका साथी जो लक्ष्य है यह आतंकवाद और जिहाद का उपयोग कर भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना है। और ये जो समूह है ये सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और युवा के जो कट्टरपंथी है इन ये बनाता है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। खाली आप लोगों के साथ इतना ही पूछेगा कि अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो याद रखिएगा आप लोग हिजबुल उत तहरीर को। ये आज के साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक तो साथ आप लोगों को ये बताना है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये कब मनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि अभी किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए जो संकल्प पहल है इसकी शुरुआत की गई है। इन दोनों प्रश्नों का जो आंसर है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब से क्या है कि आपको दोनों फॉर्मेट में ये पीडीएफ भी मिलती है। चाहे तो साथियों आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट में याद कर सकते हैं ये पीडीएफ को, और चाहे तो आप लोग ओल्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जिस फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ आपको दोनों फॉर्मेट के अंदर ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों कल नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।